अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, लेक्चर नंबर 13 फ्लूइड मैकेनिक्स 1 कैन 2103 में आज हम फर्दर कुछ और प्रॉब्लम्स करेंगे। ये प्रॉब्लम्स बिल्कुल उसी तरह रेलिवेंट हैं हमारी प्रेशर और डेप्थ रिलेशनशिप के बारे में। हमने देखा था कि डिफरेंट जो फ्लूइड्स हैं जैसे लिक्विड्स और गैसेस वो किस तरीके से डिफरेंट बिहेव कर रहे होते हैं और उनकी क्या डिफरेंट फॉर्मूलाज हैं, एक्सप्रेशंस हैं जिनकी मदद से आप वो कैलकुलेशंस कर सकते हैं। प्रॉब्लम नंबर 9 है जी, on a very cold day in Antarctica the temperature of the air is minus 60 degree Fahrenheit, assuming that the air remains isothermal up to a 10,000 feet elevation and that the pressure at sea level is 1 atm. Estimate the pressure at 10,000 feet. Molecular weight of air is 29 pound mass per pound mole और R जो यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है उसकी वैल्यू गिवन है 0.7302 क्यूबिक फीट इनटू एटमॉस्फेयर ओवर पाउंड मोल्स इनटू R। तो जो एंटार्क्टिका है इट्स वेरी कोल्ड, इट्स ऑल अराउंड द ईयर, आपके पास वहाँ पर आइस है, माइनस टेम्परेचर्स है, इट्स अ वेरी कोल्ड प्लेस। तो वहाँ पर हमारे पास जो है एंटार्क्टिका में जो टेम्परेचर है वो आपके पास एक आम नॉर्मल डे उसका टेम्परेचर एयर का था माइनस 60 डिग्री फॉरेनहाइट था। अब हम एज्यूम ये कर रहे हैं कि जो एयर है वो आइसोथर्मल है अप टू 10,000 फीट एलिवेशन, यानी कि जब 10,000 फीट एलिवेशन तक उसका जो ये टेम्परेचर है उसके अंदर मजीद कोई चेंज नहीं आ रही, ना ही ये टेम्परेचर बढ़ रहा है ना ही ये टेम्परेचर कम हो रहा है 10,000 फीट एलिवेशन तक। और आपके पास जो सी लेवल है, सी लेवल के ऊपर जो प्रेशर है वो 1 atm है। लेट्स से कि आपको रेफरेंस प्रेशर ले सकते हैं जो कि सी लेवल पर वो 1 atm होगा और एलिवेशन 10,000 फीट के ऊपर एयर जो है आइसोथर्मली बिहेव कर रही है और हमें उसका मालूम है कि उसका जो टेम्परेचर है एंटार्क्टिका में उस वक्त टेम्परेचर माइनस 60 डिग्री फॉरेनहाइट होगा। हमने मालूम करना है कि व्हाट इज द प्रेशर एट 10,000 फीट। तो हमारे पास जो डाटा गिवन है P1 हमारा रेफरेंस प्रेशर गिवन है 1 atm, उसके अलावा हमारे पास टेम्परेचर गिवन है माइनस 60 डिग्री फॉरेनहाइट। यू शुड ऑलवेज नो कि आपके पास इस तरह के फॉर्मूलाज में जो टेम्परेचर है वो आपके पास जो टेम्परेचर का स्केल है हमने यूज करना है केल्विन या रैंकिन, मतलब कि आपने एब्सोल्यूट टेम्परेचर स्केल यूज करना है और रैंकिन के डिग्री फॉरेनहाइट की वैल्यू को जब आपने रैंकिन में कन्वर्ट करना है तो आप माइनस 60 के साथ प्लस 460 ऐड कर देंगे तो तब जाकर आपके पास वो इस तरह 400 डिग्री रैंकिन की कोई एब्सोल्यूट वैल्यू आ जाएगी। डेल्टा जेड हमारा जो रेफरेंस है सी लेवल है उसकी हमें हाइट कोई मालूम नहीं है, रेफरेंस हाइट है वहां से शुरू हो रही है, एक एलिवेशन है 10,000 फीट तक, तो डायरेक्टली हम डेल्टा जेड ले ली 10,000 फीट। जो मॉलिक्यूलर वेट है एयर का वो गिवन है 29 पाउंड मास पर पाउंड मोल और प्रेशर हमने मालूम करना है कि एट दिस एलिवेशन ऑफ 10,000 फीट व्हाट विल बी द प्रेशर। प्रेशर आप एटीएम में निकाल लें, इट वुड बी वेरी गुड आइडिया। अच्छा जी, लेट्स से कि अगर आप इसको एटीएम में नहीं भी निकालते it will still be okay, but if it is expressively mentioned in the statement that you have to calculate the pressure in ATM, then you have to calculate in ATM, otherwise your marks will be deducted। अच्छा जी, अब हमारे पास ये हमें मालूम है कि गैसेस के लिए जो प्रेशर डेप्थ रिलेशनशिप है वो कुछ इस तरीके से होती है कि P2 इज इक्वल टू P1, एक्सपोनेंशियल फंक्शन है माइनस GM डेल्टा जेड ओवर RT। इसके अंदर हम ये वैल्यूज हमारी ऑलमोस्ट सारी मालूम है, हमने जस्ट ये वैल्यूज इंसर्ट करनी है तो हम इसको फर्दर आगे प्रोसीड कर सकेंगे। अच्छा जी, P1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन जो G की वैल्यू थी यहाँ पर, ये देखिए G की वैल्यू है 32.2 फीट पर सेकेंड के हमने पुट कर दी, M 29 पाउंड मास ओवर पाउंड मोल पुट कर दिया, डेल्टा जेड 10,000 फीट है, R की वैल्यू गिवन थी 0.7302 क्यूबिक फीट इनटू एटमॉस्फेयर डिवाइड बाय पाउंड मोल्स इनटू R और जो T है
हमने अभी कैलकुलेट किया था कि T क्योंकि आपको डिग्री F पे दिया हुआ था, हमने एब्सोल्यूट टेम्परेचर यूज करने हैं और उस डिग्री F को हमने सक्सेसफुली इस तरीके से डिग्री R में कन्वर्ट कर लिया। जो वैल्यू है हमने पुट कर दी है 400 डिग्री R, आपके पास ये वैल्यूज आ गई है। अब जरा गौर से देखिए, अब हमारे पास यहाँ पर एक फिट ये है, एक फिट ये है, मैं ये दो फिट इस पावर से काट देता हूँ, ये R एक ये है, एक R ये है, मैंने इसको काट दिया। फिर उसके बाद हमारे पास एक पाउंड मोल यहाँ है, एक पाउंड मोल यहाँ है, मैंने इसको भी काट दिया। अब हमारे पास यहाँ पर फिट रह गया है, ATM रह गया है, पाउंड मैस रह गया है, पर सेकंड स्क्वायर रह गया है। ऑलरेडी आप लोगों को पता है कि जी सब से हम एक्सटेंसिवली यूज कर रहे हैं कन्वर्जन्स करने के लिए, और मैंने आपको निशानी बताई थी क्योंकि देखिए आपके पास सेकंड स्क्वायर भी है, उसको भी काटना चाहते हैं आप, और उसके अलावा पाउंड मैस को भी काटना चाहते हैं। तो अब आपने अपना जी सब से इस तरीके से या डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है कि आपके पास ये सेकंड स्क्वायर भी कट जाए, पाउंड मैस भी कट जाए। इसके लिए मैं जी सब से की वैल्यू को डिवाइड कर रहा हूँ। 32.2 फिट पाउंड मैस ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर। तो ये फिट आपके पास, ये देखिए यहाँ पर हमारे पास अभी इसको काटते हैं। ये जो पाउंड मैस था ये इस पाउंड मैस से कट गया। अच्छा जी, उसके बाद आप ये देखिए हमारे पास जो ये सेकंड स्क्वायर था, ये आपके पास ये सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से कट गया। एक फिट बचा था, ये जो फिट है आपके इस फिट से कट गया। अब हमारे पास यहाँ पर जो है बेसिकली आपके पास सॉरी हमारे पास अच्छा, अब हमारे पास यहाँ पर जो है एक पाउंड फोर्स बचा है। तो आपको पता है कि जो पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर होता है बेसिकली वो 1 psi के बराबर होता है। और हमें पता है कि आपके पास जो लेट मी सी, हमारे पास जो फिट थे, ये दो जो फिट थे हमने इससे काट लिए थे। उसके बाद हमारे पास ओके सॉरी देयर वाज अ मिस्टेक। ओके, ये फिट और ये फिट हमारे पास बच गए हैं, ये अभी नहीं कटे, ये दो फिट बच गए हैं और हमारे पास पाउंड फोर्स बच गया था। तो पाउंड फोर्स ओवर इंच स्क्वायर इज इक्वल टू 1 psi, और हमें पता है कि 1 फिट इज इक्वल टू 12 इंच, क्योंकि आप फिट स्क्वायर काटना चाहते हैं तो फिट स्क्वायर हो जाएगा 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर की। ये इंच स्क्वायर इंच स्क्वायर से कट गया, और ये जो दो फिट है, एक ये वाला फिट खड़ा था और ये इनसे ये कट गया। हमारे पास 1 ATM होता है 14.7 psi। तो आपने इस ATM को इस ATM से काट लिया है, और ये जो psi है ये इस psi से काट गया है। इसके बाद हमारे पास ये जो सारी आपने कटिंग्स की हैं और जो कंप्यूटेशंस की हैं उनको कैलकुलेट किया है, तो आपके पास P2 इज इक्वल टू P1 एक्सपोनेंशियल फंक्शन आ गया है -0.4691। और ये आपको ऑलरेडी हमने लास्ट प्रॉब्लम में भी देखा था कि आपके पास इस लॉगरिथम के जो रूल्स हैं उनको यूज करते हुए हमने P1 और इस नेगेटिव को खत्म करने के लिए इसको फ्रैक्शन में ले गए, नीचे ले गए हैं, तो आपका ये नेगेटिव साइन खत्म हो गया। तो P2 इज इक्वल टू P1 ओवर एक्सपोनेंशियल फंक्शन ऑफ 0.4691। और जब आप ये कैलकुलेटर में कैलकुलेट करते हैं, इसके लिए करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, कैलकुलेटर में शिफ्ट दबाएं और आप उसको ln प्रेस कर दें, तो आपके पास वो जो है EXP, वो E की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो यहाँ पर आपका P1 की वैल्यू इंसर्ट कर दी, 1 ATM डिवाइडेड बाय इसकी वैल्यू 1.5986। तो 1 ATM डिवाइडेड बाय 1.5986 जो आपके पास प्रेशर आया है एट द एलिवेशन ऑफ 10,000 फीट is equal to 0.6256 ATM. That means the pressure of the air at 10,000 feet elevation will be 0.6256 ATM. तो ये बड़ा इजी सा प्रॉब्लम था, इसको आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, टैकल कर सकते हैं। एक और प्रॉब्लम देखते हैं। एक हमारे पास यहाँ पे टैंक है, एक टैंक है, उसके ऊपर यहाँ पर टॉप पर मैंने शो नहीं किया हुआ, एक ये वेंट वाल्व है। वेंट आप नॉर्मली इसलिए रखते हैं कि फॉर एग्जांपल अगर गैसोलीन क्योंकि ये इवेपोरेट होती रहेगी तो उसके वेपर्स वगैरह बन रहे हैं, उन वेपर्स को रिलीज किया जा सके ताकि आपका ये टैंक फट ना जाए। इस टैंक के ऊपर ये एक बेसिकली टॉप पर एक वेंट है। अच्छा, अब ये देखिए गैसोलीन है और आपके पास वाटर मौजूद है उस टैंक के अंदर। वाटर क्योंकि उसकी डेंसिटी ज़्यादा होती है, हैवियर कंपोनेंट है, तो वाटर बॉटम पे होगा। गैसोलीन डेंसिटी कम है, लाइटर कंपोनेंट है, तो गैसोलीन आप ऊपर होगा। इसीलिए
जब भी आपके पास ये पेट्रोलियम किसी प्रोडक्ट की कोई फायर हैजर्ड होता है, उसको कभी भी वाटर के साथ नहीं बुझाया जाता, क्योंकि वाटर की वजह से ये ऑयल की जो फायर होती हैं ये मजीद फैल जाती हैं। तो ऑयल फायर्स को बुझाने के लिए आप या तो CO2 यूज करेंगे, या उसके अलावा आप कोई और आपको सिस्टम, कोई फोम यूज करेंगे, कोई कूलेंट यूज करेंगे, या आप कोई सैंड यूज करेंगे, ताकि आप उसको प्रॉपर्ली उसको जो है फायर को बर्न होने से रोक सकें। लेकिन वाटर यूज नहीं करेंगे, क्योंकि वाटर की डेंसिटी हैवियर है, तो वो जो आपका तेल है वो वाटर के ऊपर आ जाएगा और फिर वो वाटर के साथ साथ कांटेक्ट करता हुआ दूर दूर तक बह जाएगा, बल्कि पानी की वजह से आपकी वो जो आग है वो मजीद फैल जाएगी। अच्छा, आप जरा देखिए, टैंक के ऊपर इस तरीके से है कि एक दरमियान में आपको ये डॉटेड लाइन नजर आ रही है। बेसिकली ये गैसोलीन और वाटर के दरमियान में एक इंटरफेस है। इंटरफेस की हम पहले भी मिसाल मैं कुछ जगहों पर दे चुका हूँ आप लोगों को, कि इंटरफेस को इस तरीके से समझिए कि लेट से कि अगर मेरे पास मेरी हथेली के ऊपर कुछ चावल के दाने पड़े हुए हों, तो वो जो चावल के दाने और हथेली के दरमियान में जो इंटरफेस है, वो इंटरफेस क्या होगा कि जिस जगह पर चावल के दाने हथेली को टच कर रहे हैं, तो बेसिकली वो जो मेरी हथेली की, मेरे हाथ की जो स्किन है जिसको टच कर रहे हैं चावल के दाने, वो इंटरफेस है, वो उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है जहां पर वो दोनों कांटेक्ट कर रहे हैं। तो ये इंटरफेस है जहां पर गैसोलीन और वाटर एक दूसरे को कांटेक्ट कर रहे हैं। अच्छा, अब आपके पास टॉप से इस इंटरफेस तक जो हाइट है 20 फीट है, और फिर इस इंटरफेस से बॉटम तक जो हाइट है वो अगेन 20 फीट है। तो आप इसको देख सकते हैं, टोटल जो फिर होगी वो 40 फीट होगी। ये टैंक आपको शो किया गया अभी इस पिक्चर में। A tank as shown above contains gasoline and water. What is the absolute pressure at the bottom? Sketch the curve of gauge pressure versus depth for this tank. Density of the gasoline can be considered as 46.75 pound mass per cubic feet. सवाल क्या है, हमारे पास जैसे ये टैंक है जिसमें गैसोलीन और वाटर मौजूद है, हमने इस प्रॉब्लम में ये फाइंड आउट करना है कि आपका इस बॉटम के ऊपर एब्सोल्यूट प्रेशर क्या होगा। दूसरा, हमने ये मालूम करना है, बेसिकली हमने एक कर्व ड्रॉ करनी है, ग्राफ प्लॉट करना है गेज प्रेशर और डेप्थ के अगेंस्ट, यानी कि जिसमें गेज प्रेशर आपका एक्स एक्सिस पे होगा, डेप्थ आपका वाई एक्सिस पे होगा। फिर कर्व प्लॉट करनी है, फिर देखना है किस तरीके से आपकी प्रेशर, गेज प्रेशर और जो डेप्थ है वो जो है असरअंदाज हो रही है। जो डाटा गिवन है इस सवाल के, डेंसिटी ऑफ द गैसोलीन गिवन है 46.75 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट। डेंसिटी ऑफ द वाटर गिवन है 62.4 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट। अच्छा, फिर गिवन है हमारे पास डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टैंक टिल द गैसोलीन वाटर इंटरफेस। ये देखिए जरा, ये देखिए डेप्थ फ्रॉम द सरफेस, ये देखिए सरफेस ऑफ द टैंक टिल द गैसोलीन वाटर इंटरफेस, ये डेप्थ है 20 फीट। इसको हमने यहां पर मैंने ले लिया है कि 20 फीट है। फिर देखिए डेप्थ फ्रॉम द गैसोलीन वाटर इंटरफेस टिल द बॉटम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 20 फीट। जो चीजें आपको तस्वीर में मौजूद है उसको सिर्फ मैंने जो है अब लिख लिया है। तो डेप्थ फ्रॉम द गैसोलीन वाटर इंटरफेस, जो डॉटेड लाइन है, टिल द बॉटम ऑफ द टैंक इज इक्वल टू 20 फीट। ये हमारे पास चीजें गिवन है। हमने मालूम करनी है, दो चीजें थी, एक एब्सोल्यूट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक, दूसरा हमने ग्राफ इसका प्लॉट करना है। तो सॉल्व करते हैं हम इसको। अच्छा, अब सॉल्व करने के लिए देखिए, जो हमारे पास गेज प्रेशर है, आपके पास जो गेज प्रेशर है, गेज प्रेशर एट द गैसोलीन वाटर इंटरफेस, ये दोबारा आपको इंटरफेस दिखाता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल है, हम इसको इकट्ठा नहीं, हम पहले इसका प्रेशर इंटरफेस पे फाइंड आउट कर लेंगे, फिर यहाँ पे फाइंड आउट कर लेंगे। तो जो गेज प्रेशर एट दिस इंटरफेस होगा उसको आप जरा हम देखते हैं किस तरीके से फाइंड करेंगे। द गेज प्रेशर एट द गैसोलीन वाटर इंटरफेस कैन बी कैलकुलेटेड बाय यूजिंग सिंप्लीफाइड बैरोमेट्रिक इक्वेशन फॉर फ्लूइड्स हैविंग कांस्टेंट डेंसिटी। क्योंकि हमारे पास ये लिक्विड्स हैं, गैसोलीन और वाटर है, इनकी कांस्टेंट डेंसिटी है, और कांस्टेंट डेंसिटी के लिए हम एक बैरोमेट्रिक इक्वेशन की हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म है। उस सिंप्लीफाइड फॉर्म को यूज करते हुए हम क्या करेंगे
कि जो कि कांस्टेंट डेंसिटी पर एप्लीकेबल हो, हम गेज प्रेशर मालूम कर लेंगे गैसोलीन वाटर इंटरफेस पर। जब हमने वो इक्वेशन क्या होगी, वो इक्वेशन होगी P इज इक्वल टू रो GH। अच्छा, इसमें रो क्या है आपकी, डेंसिटी ऑफ द गैसोलीन विच इज 46.75 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, H है आपकी वो जो डेप्थ है, डेप्थ फ्रॉम द सरफेस ऑफ द टैंक टिल द वाटर गैसोलीन इंटरफेस विच इज 20 फीट। तो हमने इन चीजों को जब मल्टीप्लाई किया है तो अब आपके पास ये देखिए 1 फीट ये है, 1 फीट ये है, इस फीट को, ये 2 फीट को मैंने इस पावर से काट दिया, तो अब आपके पास 1 फीट ये बच गया, पाउंड मास बच गया, सेकंड स्क्वायर बच गया। इन चीजों को फर्दर कन्वर्ट करने के लिए जी सब्सी लगाएंगे, और जी सब्सी का आपको पता है मल्टीप्लाई करना है या डिवाइड करना है, सिर्फ ये देखकर किस तरीके से आप अपनी इन चीजों को काट सकते हैं प्रॉपर्ली, आप उसको या मल्टीप्लाई कर देंगे या डिवाइड कर देंगे। इस केस में हम डिवाइड कर रहे हैं, तो 32.2 फीट पाउंड मास ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर है, और जब हमने ये काम किया तो ये आपका जो पाउंड मास है इस पाउंड मास से कट गया, ये जो सेकंड स्क्वायर है आपके पास इस सेकंड स्क्वायर से कट गया। अब हमारे पास जो ऊपर चीजें बच गई हैं, एक पाउंड फोर्स बच गया, एक ये फीट बच गया और एक ये फीट बच गया। वी नो दैट कि 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच और 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर। तो आपके पास ये एक फीट ये खड़ा था, एक ये खड़ा था, ये दोनों फीट आपके इस फीट स्क्वायर से कट जाएगा। We also know pound force per inch square is equal to PSI, और क्योंकि ये जो फॉर्मूला है भूलना नहीं है, this formula is only gives you values in gauge pressure, गेज प्रेशर में देता है, इसलिए मैंने उसको G इसके साथ मेंशन कर दिया था ताकि आप भूल ना जाए। ये जो फॉर्मूला है कांस्टेंट डेंसिटी फ्लूइड्स के लिए गेज प्रेशर में ये आपको रीडिंग देगा, तो आपके पास यहाँ पर ये PSIG है, तो पाउंड फोर्स को आपने इस पाउंड फोर्स से काट लिया, इस पाउंड फोर्स से काट लिया, और आपके पास जो इंच स्क्वायर था इस इंच स्क्वायर से कट गया, तो बाकी PSIG है। तो आप इसको जब इस सारी चीज़ों को कैलकुलेट कर लेते हैं तो आपके पास द प्रेशर एट द गैसोलीन वाटर इंटरफेस इज इक्वल टू 6.493 PSIG, ये हमने कैलकुलेट कर दिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम दोबारा गेज प्रेशर मालूम करेंगे। कहाँ से मालूम करेंगे, हम मालूम करेंगे गेज प्रेशर, let me show you the diagram first। अच्छा जी, गेज प्रेशर मालूम करेंगे from the gasoline water interface till the bottom of the tank, यानी कि अब हमारा रेफरेंस ये हो जाएगा और बॉटम ऑफ द टैंक ये हो जाएगा। अगेन हम उसका जो है गेज प्रेशर फाइंड आउट करते हैं, तो हमें पता है कांस्टेंट डेंसिटी फ्लूइड्स के लिए गेज प्रेशर मालूम करना हो तो उसके लिए आप सिंप्लीफाइड डायनामिक इक्वेशन यूज कर सकते हैं। उसके लिए शर्त ये होती है कि वो आपको जो फ्लूइड है वो कांस्टेंट डेंसिटी हो और वो जो प्रेशर देगा आपके पास वो गेज प्रेशर में होगा। तो देयरफॉर हम जो फॉर्मूला यूज करेंगे P इज इक्वल टू रो GH। तो जो डेंसिटी है आपके फ्लूइड की, वो डेंसिटी आपके पास वाटर है, तो वाटर की डेंसिटी 62.4 पाउंड मास पर क्यूबिक फीट, G एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, जो H है आपके पास डेप्थ थी फ्रॉम द इंटरफेस टिल द वाटर टिल द बॉटम, इंटरफेस से बॉटम ये 20 फीट थी, तो हमने जो H थी वो उसको 20 फीट ले लिया। अगेन ये फिट आपका इस क्यूब से कट गया, तो आपके पास 1 फीट ये बच गया, पाउंड मास बच गया, सेकंड स्क्वायर बच गया। इन चीजों को काटने के लिए जी सब्सी से डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, तो आपने अपना फॉर्मूला इस तरीके से प्लेस करना है कि प्रॉपर्ली ये चीजें कट जाएं। तो हमने इसलिए इसको डिवाइड कर दिया है 32.2 फीट पाउंड मास ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर। ये पाउंड मास इस पाउंड मास से कट गया, ये सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से कट गया। बाकी हमारे पास अब 1 फीट ये बच गया, 1 फीट ये बच गया, एक ये पाउंड फोर्स बच गया। वी नो दैट 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच, क्योंकि ऊपर 2 फीट स्क्वायर है, तो हमने इसको 1 फीट स्क्वायर होगा 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर के, ये फिट और ये फिट इस पावर से कट गया, इंच स्क्वायर बच गया। वी नो दैट पाउंड फोर्स इज इक्वल टू पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर विल बी इक्वल टू PSIG। तो पाउंड फोर्स आपका यहाँ पर इस पाउंड फोर्स से कट गया, और आपके पास जो इंच स्क्वायर था ये इस इंच स्क्वायर से कट गया, बाकी PSIG बच गया। सो द प्रेशर एट sorry
was supposed to do this. Okay. तो आपके पास मैंने शायद आपको शुरू में कटिंग करवा दी है, बट द कटिंग इज द सेम, घबरा नहीं जाना आपने। तो आपके पास जो कटिंग होगी आप उसको देख सकते हैं कि द प्रेशर फ्रॉम द गैसोलीन वाटर इंटरफेस टिल द बॉटम ऑफ द टैंक, वो अगर आप इन सारी चीजों को जब कैलकुलेट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी 8.667 psi। अच्छा, अब आपको भूलना नहीं है, आपको याद रखनी है कि एब्सोल्यूट प्रेशर होता है वो क्या होता है, एब्सोल्यूट प्रेशर इज इक्वल टू गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। भूलना नहीं है, ये फॉर्मूला हम ऑलरेडी शुरू के लेक्चर्स में कर चुके हैं कि आपका जो एब्सोल्यूट प्रेशर है दिस इज गेज प्रेशर प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर। तो हमारे पास हेंस द जो आपका बॉटम ऑफ द टैंक पर जो एब्सोल्यूट प्रेशर होगा उसको हम किस तरीके से मालूम कर सकते हैं, प्रेशर एब्सोल्यूट एट द बॉटम विल बी इक्वल टू गेज प्रेशर at the gasoline water interface plus gauge pressure from the gasoline water interface till the bottom of the tank plus atmospheric pressure। हम क्या कर रहे हैं, हमने बेसिकली यहाँ पर एब्सोल्यूट प्रेशर मालूम करना था इस बॉटम ऑफ द टैंक पर, इस बॉटम ऑफ द टैंक पर हमने इसको डिवाइड कर दिया, हमने एक गेज प्रेशर निकाल दिया जो आपका इस गैसोलीन इंटरफेस पर, गैसोलीन वाटर इंटरफेस पर आपको गेज प्रेशर दे रहा है। दूसरा हमने गेज प्रेशर इस इंटरफेस से लेकर आपकी इस डेप्थ तक जो यहाँ पर आपके पास गेज प्रेशर आ रहा है हमने वो निकाल लिया। हमने निकालना था एब्सोल्यूट प्रेशर एट द बॉटम। तो अब आप देखिए इस प्रेशर के ऊपर ये प्रेशर लग रहा है और इसके ऊपर एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है, इन सारे प्रेशर्स को जमा कर लिया तो आपके पास प्रेशर एब्सोल्यूट प्रेशर एट द बॉटम आ जाएगा। इसी चीज को मैंने यहाँ पर लिखा है। उसके बाद आप वैल्यू पुट कर देंगे तो बेसिकली अब आपको यहाँ पर क्योंकि एब्सोल्यूट प्रेशर निकालने लगे हैं तो जी लगाने की जरूरत नहीं है। तो मैंने आपका एब्सोल्यूट जो आपके पास यहाँ पर प्रेशर था, द प्रेशर फ्रॉम द टॉप टिल द इंटरफेस 6.493 psi plus the pressure from the interface till the bottom 8.67 plus atmospheric pressure 14.7 psi, सारी वैल्यूज को जमा किया तो आपके पास एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया 29.86 psi। क्योंकि ये एब्सोल्यूट है आप लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए मैंने इसके साथ psi a लिख दिया, तो आपके पास ये एब्सोल्यूट प्रेशर आ गया। हमारा पहला पार्ट कंप्लीट हो गया। हेंस द एब्सोल्यूट प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द टैंक विल बी 29.86 psi। ये हमने मालूम कर लिया। अच्छा, दूसरा पार्ट ये था कि हमने स्केच करना था गेज प्रेशर को वर्सेस डेप्थ फॉर दिस टैंक। अब जरा देखते हैं, मैंने एक्स एक्सिस के ऊपर ये देखिए गेज प्रेशर लिख दिया, एक्स एक्सिस के ऊपर उसका जो यूनिट है psig, वाई एक्सिस पे आपके पास डेप्थ है, यूनिट उसका फीट है। अच्छा, अब ये देखिए कि आपके पास बेसिकली इसको देखिए, अगर यहाँ पे अगर इसके साथ यहाँ पे ये टैंक पड़ा हुआ हो तो आप देख सकते हैं कि टॉप के ऊपर सरफेस के ऊपर डेप्थ 0 है। जैसे जैसे टैंक नीचे आप बॉटम पे आ रहे हैं तो डेप्थ बढ़ रही है। तो शुरू में यहाँ पर 20 था, फिर 20 ऐड हुए थे तो डेप्थ आपकी 40 थी। ये 0 से 40 ये डेप्थ को शो कर रहा है। अगर मैं यहाँ पर एक टैंक बना दूं वो टैंक शो कर देता तो आप देख सकते थे ये जो है 20 पर यहाँ पर इंटरफेस है गैसोलीन वाटर का, टॉप पर गैसोलीन है, नीचे वाटर है, तो ये आपको डेप्थ शो हो रही है। इसी तरह मैंने इसको psig की वैल्यूज मैंने प्लॉट कर दी है। तो टॉप पर जब आपकी डेप्थ 0 है, गेज प्रेशर भी 0 है। ऑलरेडी हमने जब ये याद कीजिएगा कि 10वां या 11वां लेक्चर होगा जब हमने वो बैरोमेट्रिक इक्वेशन से वो ड्राइव की थी, हमने उस वक्त देखा था कि आपके पास जो गेज प्रेशर है एट द सरफेस वो 0 होता है। तो आपने जो है इसी वजह से आपके पास यहाँ पे ये 0 वैल्यूज आ गई। ये पॉइंट किस तरह लिया कि बेसिकली दिस पॉइंट वाज एट 20 फीट डेप्थ। जो प्रेशर है आपका गेज प्रेशर है वो 6.493 है। वो आपने याद रखा हुआ है कि बेसिकली आपके पास क्या था कि वो जो प्रेशर हमारे पास यहाँ पर लगता है जब आपके पास इंटरफेस पर लगा वो ये था। फिर आपका द गेज प्रेशर एट द बॉटम ऑफ द डेप्थ। अब इधर देखिएगा हमने यहाँ पर गेज प्रेशर एट द बॉटम निकाला था 8.667। वो हमने बेसिकली निकाला था इस रेफरेंस से कि आपके पास वो जो 8.667 निकाला था, भूलना नहीं है वो यहां से लेकर यहां तक निकालना था। लेकिन अब हमें गेज प्रेशर चाहिए यहां से लेकर यहां तक
तो उसको निकालने के लिए मैं क्या करूंगा, यहां से लेकर यहां तक जो इंटरफेस का गेज प्रेशर था उस पे ऐड कर दूंगा, जो इंटरफेस से लेकर बॉटम तक का जो गेज प्रेशर था उसको ऐड कर दूंगा। इसलिए जो मैंने ये जो जमा करके मैंने ये डायरेक्ट ये वैल्यूज यहाँ पर पुट की हुई है, तो आपके पास जो अगर मैं इन दो को 6.493 और 8.67 को अगर मैं जमा करूंगा तो मेरे पास जो वैल्यू आती है वो 15.16 आती है, जो गेज प्रेशर की वैल्यू है एट द डेप्थ ऑफ 40। मैं जब इन पॉइंट्स को मिलाता हूं तो जरा देखते हैं कि आपके पास जो है इस तरह की एक ऑलमोस्ट लीनियर लाइन है, लेकिन आप जरा देख सकते हैं कि आपके पास एक ब्रेकेज है, बिल्कुल सीधी नहीं है। अगर आप गौर करें, एक थोड़ा सा यहाँ पे बेंड है, उसके बाद फिर सीधी है। ये आपका एक्चुअली जो डेप्थ और जो गेज प्रेशर के दरमियान में रिलेशनशिप है ये लीनियर है। थोड़ी बहुत ब्रेकेज क्यों हुई है? दिस ब्रेकेज वाज ड्यू टू द फैक्ट दैट यू हैव टू फ्लूइड्स इनसाइड दिस टैंक। ऊपर आपके पास ये ब्रेकेज आपको यही बता रही है कि एक ही फ्लूइड नहीं है। अगर ये एक ही गैसोलीन होता, एक ही वाटर होता, एथेनॉल होता, कोई और आपके पास इस तरह का लिक्विड होता, या आपके पास लीनियर स्ट्रेट लाइन आती। यहां अब नहीं आई, इसलिए नहीं आई, थोड़ा सा बेंड है, ऑलमोस्ट लीनियर ही है, थोड़ा सा बेंड है। उसकी वजह ये है कि आपके पास यहाँ पर दो कंपोनेंट से एक आपके पास गैसोलीन था, दूसरा वाटर था, इस वजह से हमारे पास ये बिल्कुल लीनियर नहीं आई, थोड़ा सा बेंड आ गया। एक प्रॉब्लम और देखते हैं। An airplane takes off from sea level and is climbing at 2000 feet per minute. The plane is not pressurized so that the pressure of the cabin is falling as the plane rises. At sea level, just after takeoff, how fast is the pressure falling, psi per minute or kPa per minute? Density of the air is given as 0.075 pound mass per cubic feet. अच्छा जी, हमारे पास एक जहाज है जो कि सी लेवल से टेक ऑफ कर रहा है और उसकी जो स्पीड है, बेसिकली वो जो क्लाइंब कर रहा है, जो जहाज उड़ है वो क्लाइंबिंग कर रहा है, वो क्लाइंबिंग ऑलमोस्ट 1 मिनट में वो 2000 फीट वो क्लाइंब कर रहा है। अच्छा, अब ये जो प्लेन है ये प्रेशराइज्ड नहीं है। इसका मतलब ये है कि आपका जो कैबिन है, कैबिन कौन सा है जिसमें तमाम सवारियां बैठती हैं जहाज की, उसमें प्रेशर नहीं है। और जैसे जैसे आपका एयरप्लेन टॉप पर जा रहा है, जैसे जैसे वो क्लाइंब कर रहा है, तो जो आपका केबिन का प्रेशर है वो फॉल कर रहा है एज द प्लेन राइजेस। हमने मालूम ये करना है कि जैसे ही आपका टेक ऑफ हुआ था और उस टेक ऑफ पर जब क्लाइंबिंग रेट आपका 2000 फीट पर मिनट था, उस वक्त प्रेशर फॉलिंग रेट क्या है? प्रेशर फॉलिंग रेट हमने मालूम करना है, विच विल बी psi पर मिनट और kPa पर मिनट। हमने ये मालूम करना है। थोड़ा सा डिफरेंट है सवाल, या बाकी सवालों से उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी। अच्छा जी, अब इसमें सवाल में हमें क्या डाटा गिवन है कि रेट ऑफ चेंज। देखिए यहाँ पर आपको एलिवेशन गिवन नहीं है, बेसिकली अ चेंज इन एलिवेशन गिवन है, फीट पर मिनट एक चेंज आपको एलिवेशन का रेट गिवन है। जब जब मैंने आपको बताया था कि टाइम इन्वॉल्व होता है, टाइम बेशक सेकंड्स में हो, मिनट्स में हो, डेज में हो, आवर्स में हो, सेंचुरीज में हो, मंथ्स में हो, व्हाटएवर द यूनिट ऑफ द टाइम इज यूज्ड, तो आपके पास जब जब टाइम इन्वॉल्व होता है तो आपके पास वो रेट आ जाता है। तो ये भी रेट है, ये भी रेट है। तो आपके पास बेसिकली जो गिवन है, हमें रेट ऑफ चेंज इन एलिवेशन ऑफ द प्लेन गिवन है, उसको मैं लिख देता हूं। लेट से मैं इसको dz ओवर dt लिख देता हूं कि आपके पास जो z है ये कोई हाइट है और विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो चेंज हो रही है, यानी कि जो z आपकी कोई एलिवेशन है विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज हो रही है। दिस वैल्यू इज 2000 फीट पर मिनट। दिस इज गिवन अगेन, व्हिच इज गिवन इनिशियल प्रेशर ऑफ द केबिन एट सी लेवल। अब देखिए कि आपके पास जो इनिशियल प्रेशर है, कोई केबिन जब सी लेवल के ऊपर था उसका कोई इनिशियल प्रेशर होगा, हम उसको सपोज कर लेते हैं वो P नॉट है। तो आपको ऑलरेडी पता है, क्योंकि कैसे पता है कि वो आप उसमें ये बात कर रहे हैं कि वो प्रेशराइज नहीं है। प्रेशराइज ना होने का मतलब यहाँ पे स्टेटमेंट में लिखा हुआ था, ये देखिए, इज नॉट प्रेशराइज। प्रेशराइज नहीं है का मतलब ये है कि कोई कांस्टेंट प्रेशर मेंटेन नहीं हुआ हुआ। इसका ये मतलब नहीं है कि वहां पे कोई वैक्यूम है, ये जीरो प्रेशर है। नो, दिस इज इम्पॉसिबल। सिर्फ ये है कि आपने वो कोई प्रेशर मेंटेन नहीं किया हुआ और ये प्रेशर कंटिन्यूअसली, प्रेशर ऑफ द केबिन जो है वो फॉल कर रहा है एज योर एरोप्लेन इज क्लाइंबिंग। तो हमने इस वजह से यहाँ पर इनिशियल प्रेशर
कोई केबिन का जो सी लेवल पर P0 ले लिया एंड द रेट ऑफ फॉल इन केबिन प्रेशर। अब आपको पता है कि केबिन प्रेशर का जैसे जैसे एलिवेशन हो रही है कोई केबिन प्रेशर उसका वो गिर रहा है, वो जो रेट है वो जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो जो चेंज आ रही है उसको मैंने dp/dt ये अननोन है, ये फाइंड आउट करनी है आइदर इन psi पर मिनट और kPa पर मिनट। अच्छा जी, इस सवाल को इंपॉर्टेंट जो चीज है इस सवाल में कि आपके पास बेसिकली अब यहाँ पर रेट्स इन्वॉल्व चेंज आ गए हैं, बाकी कुछ नहीं चीज आई, सिर्फ रेट्स आ गए हैं। रेट्स आने के लिए आपको थोड़ी बहुत वर्किंग करनी पड़ेगी। न्यूमेरिकल स्टेप इसमें कम है इस सवाल में, थ्योरेटिकल स्टेप ज्यादा है। तो थ्योरी को मैंने पहले भी बताया बेटा आप लोगों को कि हमारे पास जब इस तरह के सवालात आते हैं जस्ट बच्चे रट के 2 स्टेप करके आप सवाल का आंसर निकालें, नहीं, पॉसिबल नहीं है। यू हैव टू एक्सप्लेन हाउ यू ड्राइव दिस इक्वेशन, व्हाट वर द assumptions, which things you have considered and which things you have not considered। ये सब चीजें निकालने के बाद, समझने के बाद ही आप इसको सॉल्व कर पाते हैं। अच्छा जी, हमें मालूम है कि जो आपके पास जो एयर है जो कि आपके केबिन के अंदर मौजूद है, ये जो केबिन के अंदर मौजूद है ये बेसिकली आपकी ट्रैप हुई हुई है केबिन के अंदर। इसका मतलब है कि रिलीज नहीं हुई, ट्रैप हुई हुई है। इसका मतलब है कि आपके पास की जो डेंसिटी होगी एयर की, क्योंकि ट्रैप है केबिन के अंदर एयर, उसकी डेंसिटी कांस्टेंट होगी, हत्ता कि आपका एरोप्लेन जो है टेक ऑफ कर रहा है और एलिवेशन अचीव कर रहा है, लेकिन फिर भी क्योंकि ये एयर ट्रैप है केबिन के अंदर, लिहाजा ये जो डेंसिटी है इस एयर की कांस्टेंट होगी। हमारे पास एक बैरोमेट्रिक ऐसे फ्लूइड्स, मिसाल के तौर पर अगर आपके पास कोई ऐसे कांस्टेंट फ्लूइड्स हों, उनके लिए हमारे पास सिंप्लीफाइड बैरोमेट्रिक इक्वेशन है, आप उसको यूज कर सकते हैं केबिन प्रेशर एरोप्लेन का कैलकुलेट करने के लिए, विच इज P = ρgz। ये सेम इक्वेशन है, P = ρgh। मैंने h को z से इसलिए रिप्रेजेंट कर दिया बिकॉज व्हेन यू राइट dh/dt इट डज नॉट लुक गुड। तो dz/dt इसको मैंने जरा लिखने के लिए इसको dz कर दिया है। P = ρgz वही सिंप्लीफाइड है, सिर्फ यहाँ पे उसकी रिप्रेजेंट करने से उसको चेंज कर दिया। यही वही h थी, वहां पे डेप्थ कह रहे हैं, यहाँ पे एलिवेशन कह रहे हैं, डजंट मैटर, आपके पास सेम है। मैंने मेंशन कर दिया वेयर z इज द एलिवेशन हाइट। अच्छा, अब ये सवाल में गिवन था कि जो केबिन प्रेशर है ये कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रहा है, जो रेट ऑफ द फॉल है वो हमने कैलकुलेट करना था। जैसे जैसे आपका एरोप्लेन एलिवेशन को अटेन कर रहा है केबिन प्रेशर मुसलसल गिरता जा रहा है। इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्चुअल केबिन प्रेशर होगा, देखिए आपके पास जो एक्चुअल, इसको जरा समझिएगा बात को, कि जैसे जैसे आपका हाइट पे एरोप्लेन, ये आपके पास हमने ये बात की थी कि ये जो आपके पास केबिन प्रेशर मालूम कर रहा है P एट अ सर्टेन एलिवेशन Z, लेकिन हमें ये मालूम है कि जैसे जैसे आपका केबिन प्रेशर एलिवेशन अख्तियार करता जा रहा था, एक इनिशियल आपके पास केबिन प्रेशर की वैल्यू थी विच वाज P0। तो इसका मतलब ये है कि आपके पास जो एक्चुअल केबिन प्रेशर की जो वैल्यू होगी एट अ सर्टेन एलिवेशन Z, दिस मस्ट बी इनिशियल वैल्यू माइनस फाइनल वैल्यू। उसको मैं लिखूंगा कैसे, मैं उसको लिख सकता हूं P = P0 माइनस ρgz। इसको मैंने इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया है। यहां पर जो P है ये केबिन प्रेशर एट द एलिवेशन Z, और जो P0 है ये इनिशियल केबिन प्रेशर है, और ये ρgz है, बेसिकली दिस इज द डिक्रीज इन द केबिन प्रेशर ड्यू टू एलिवेशन Z। ये हमारे पास चीजें मौजूद है। अच्छा, अब हमें क्योंकि डिक्रीज इन केबिन प्रेशर या फॉल इन केबिन प्रेशर ऑफ द एरोप्लेन ये हमने कैलकुलेट करना है, इसलिए अगर हम, क्योंकि ये हमारे पास कोई इनिशियल केबिन प्रेशर की कोई वैल्यू गिवन नहीं है, हम इसको कैलकुलेट भी नहीं कर सकते, तो आप इसको जो है, हम इसको अगर जस्ट मैं इसको इग्नोर कर दूं, फिलहाल इसको इग्नोर कर दूं, और तो आपकी ये जो इक्वेशन नंबर 2 है ये किस तरीके से रिड्यूस हो जाएगी, ये इक्वेशन नंबर 2 इस तरह की रिड्यूस हो जाएगी, P = -ρgz। अच्छा, अब इस इक्वेशन को देखिए, बेसिकली इस सवाल में हमने करना क्या था, इस सवाल में हमने जो है रेट ऑफ फॉल इन द केबिन प्रेशर मालूम करना था, एंड द रेट ऑफ फॉल इन केबिन प्रेशर विल बी psi पर मिनट,
और kPa पर मिनट को रेट हमने फॉलो करना था। ये जो इक्वेशन है हमें रेट में टाइम्स के यूनिट्स में ये वैल्यूज नहीं देती, आपको डेफिनेट को वैल्यूज देती है, रेट्स में ये वैल्यूज नहीं देती। अच्छा, अब हमने बेसिकली रेट ऑफ फॉल इन कैबिन प्रेशर मालूम करना था फॉर द रेट ऑफ चेंज इन एलिवेशन ऑफ द प्लेन, कि जैसे जैसे रेट ऑफ आपके पास चेंज इन एलिवेशन थी विच वाज 2000 फीट पर मिनट, उसके अगेंस्ट आपके पास जो रेट ऑफ फॉल इन कैबिन प्रेशर है उसको मालूम करना था। लिहाजा इस इक्वेशन को थोड़ा मॉडिफाई करना पड़ेगा ताकि आप रेट ऑफ फॉल इन कैबिन प्रेशर मालूम कर सकें। मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करूंगा, मॉडिफाई करने के लिए मैं इक्वेशन नंबर 3 का डेरिवेटिव ले लूंगा, बिकॉज डेरिवेटिव इज अ रेट। हमने रेट आती है तो हमने रेट लेने के लिए मैं डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू टाइम इस इक्वेशन का ले लेता हूं, इक्वेशन नंबर 3 का। तो अगर मैं इस इक्वेशन नंबर 3 का डेरिवेटिव ले लूं विद रिस्पेक्ट टू टाइम तो मेरे पास आ जाएगा d ओवर dt p इज इक्वल टू d ओवर dt ऑफ माइनस रो जी जेड। दोनों साइड्स का मैंने डेरिवेटिव ले लिया तो मेरे पास आया dp ओवर dt, ये जो रो और जी है कांस्टेंट है बाहर निकला है, माइनस रो जी इंटू डी जेड ओवर डी टी। ये अब आपके पास एक सिंप्लीफाइड इक्वेशन बन गई है जिसको हम सॉल्व कर लेंगे इजीली और हमारा रिजल्ट कैलकुलेट हो जाएगा। अब देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करें। रो डेंसिटी की वैल्यू आपके पास 0.075 पाउंड मैश पर क्यूबिक फीट, जी की वैल्यू 32.2 फीट पर सेकंड स्क्वायर, डी जेड ओवर डी टी गिवन है, जो चेंज इन एलिवेशन है वो गिवन थी, रेट ऑफ चेंज इन एलिवेशन गिवन था 2000 फीट पर मिनट। तो अब आप ये देखिए, एक फीट ये है, एक फीट ये है, मैंने इस पावर से काट दिया, बाकी आपके पास मिनट बच गया, सेकंड स्क्वायर बच गया, पाउंड मैश बच गया, एक फीट ये बच गया। अब इन चीजों को काटने के लिए फिर मुझे सोचना पड़ेगा जी सब सी किस तरह यूज करूं, डिवाइड करूं या मल्टीप्लाई करूं। मैंने इसको डिवाइड कर दिया ताकि मैं इसको प्रॉपर्ली काट सकूं। तो जी सब सी की वैल्यू है 32.2 फीट पाउंड मैश ओवर पाउंड फोर्स इनटू सेकंड स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर इस सेकंड स्क्वायर से कट गया, पाउंड मास इस पाउंड मास से कट गया। अब आपके पास एक फीट ये बच गया, एक फीट ये बच गया, मिनट बच गया, पाउंड फोर्स बच गया। वी नो दैट 1 फीट इज इक्वल टू 12 इंच और 1 फीट स्क्वायर इज इक्वल टू 12 स्क्वायर इंच स्क्वायर। अब देखिए एक फीट ये खड़ा था, एक ये खड़ा था, फिट ये दोनों फीट आपके कट गए इस फीट स्क्वायर से। वी नो दैट पाउंड फोर्स पर इंच स्क्वायर इज psi। तो अब आपके पास ये जो पाउंड फोर्स है इस पाउंड फोर्स से कट गया, ये इंच स्क्वायर इस इंच स्क्वायर से कट गया। अच्छा, अब आपके पास ये देखिए दो वैल्यू बच गई है, psi पर मिनट की आपके पास कोई वैल्यू निकाल सकते हैं। फर्दर अगर आप kPa पर मिनट में वैल्यू निकालना चाहें तो मैंने आपको एक कन्वर्जन लिख दी है, 14.7 psi इज इक्वल टू 101.35 kPa के बराबर होता है। आपकी मर्जी है, आप या तो इसको स्टेप को करने की जरूरत नहीं है, अगर नहीं करेंगे तो आपके पास डायरेक्ट आंसर psi पर मिनट में आ जाएगा। अगर आप ये स्टेप करती हैं तो आपके पास आंसर kPa पर मिनट में आ जाएगा। जब ये सब कुछ काटने के बाद आपने वैल्यू सॉल्व की है तो dp ओवर dt की जो वैल्यू आई है माइनस 1.0417 psi पर मिनट और dp ओवर dt इज इक्वल टू माइनस 7.182 kPa per minute. That means the cabin pressure is falling at the rates of either minus 1.0417 psi per minute और minus 7.182 kPa per minute. तो ये बेटा हमारा टारगेट था, ये हमारा हमने किस तरीके से रेट फाइंड आउट करना था। दिस प्रॉब्लम्स आर आल्सो समहाउ इम्पोर्टेंट। तो बेटा मुझे उम्मीद है कि आप इनकी प्रैक्टिस करेंगे। प्लीज वॉच दिस वीडियो। दिस वीडियो इज अवेलेबल at ocw.kfueit.edu.pk along with this PDF notes. Also this video is available at your LMS. This video is also available on my YouTube channel. बेटा आप इस वीडियो को वॉच भी करें, उसके बाद अपने लाइव सेशन में आपके पास मौका होगा, आप मुझसे सवालात पूछ सकते हैं। अगर आपके सवालात कुछ मजीद हैं तो यू कैन ऑल्सो राइट मी एन ईमेल और व्हाट्सएप मी। बेटा जब मैं आपको व्हाट्सएप करता हूं तो इसका मतलब यह है कि आप मुझे टेक्स्ट मैसेज करें। प्लीज़ डू नॉट व्हाट्सएप कॉल मी, क्योंकि उसकी वजह यह है कि जो व्हाट्सएप की आपके पास यूनिवर्सिटी के अंदर उसकी लिमिटेशन है, तो व्हाट्सएप कॉल रिसीव नहीं होती, तो आपको भी एम्बैरेसमेंट होगी, मुझे भी एम्बैरेसमेंट होगी। इस वजह से मैंने आपको टेक्स्ट मैसेज आप कर दें। हाँ, अगर आप मुझे फ़ोन कॉल करना चाहते हैं तो लेकिन उसके लिए बेटा मुझे पहले भी अफसोस ये रहता है कि आपको थोड़ा बहुत टाइम वगैरह का अंदाज़ा किया करें। तो इसलिए अगर आप ड्यूरिंग द यूनिवर्सिटी टाइमिंग
विच इज़ 8 to 4। अगर आप इस दौरान मुझसे रब्ता करते हैं तो आप रब्ता कर सकते हैं। तो उसके बाद आप जो है टाइम टेबल मेरा होता है कि नॉर्मली मेरे जो क्लास है मंडे को पार्टिकुलर की क्लास होती है 11 से ऑनवर्ड्स, फिर आपके पास यानी कि 11 से 12:30 बजे तक मैं बिजी होता हूँ। फिर जो है आप यानी कि मॉर्निंग में हर रोज़ मैं 8 से 11 में फ्री होता हूँ, या इसी तरह शाम में मैं 4 से 6 यानी कि आप शाम में भी आप जो बेस्ट टाइम है अगर आप मुझे कॉल करना चाहें फ़ोन पे तो आप 8 से 11 बजे मुझे कॉल कर सकते हैं। मैं आप लोगों से अपना फ़ोन नंबर शेयर कर देता हूँ। वो फ़ोन नंबर है मेरा 0315 540 9572। अगेन 0315 540 9572। ये मेरे ईमेल एड्रेस में भी ये नंबर लिखा होता है और मेरे वेबसाइट के प्रोफाइल पे भी ये टेलीफोन नंबर वगैरह मौजूद होते हैं। तो आप अगर यूनिवर्सिटी के टाइम में 8 से 11 मुझे अगर रब्ता करते हैं, आई विल बी अवेलेबल टू आंसर यू। इसके साथ साथ आप मुझे ईमेल करें, मुझे आप लोग जो है व्हाट्सएप पे मुझे जो है आप टेक्स्ट मैसेज कर सकते हैं। बेटा ये प्रॉब्लम्स की प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है, इसलिए ज़रूरी है इन प्रॉब्लम्स की कि अभी यूनिवर्सिटी की तरफ से ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं है, बट इट लुक्स कि आप लोगों के रिटन एग्जाम्स का चांस बढ़ता जा रहा है, क्योंकि हो सकता है कि लास्ट 2 वीक्स आप लोगों की कोई रेगुलर यहाँ पर लाइव क्लासेस हों इन पर्सन, इस वजह से आपके रिटन एग्जाम होंगे। रिटन एग्जाम में इन प्रॉब्लम्स को आपको सॉल्व करना पड़ेगा, देयरफॉर यू नीड टू प्रैक्टिस देम, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू वेरी मच जी, अल्लाह हाफिज़। इंशाल्लाह हम अब नेक्स्ट सेशन में आप लोगों से रब्ता होगा। अल्लाह हाफिज़।